हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग इस वक्त न्यूज़पेपर में पढ़ ही रहे होंगे कि इस वक्त इंडिया चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो कि भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ रही है। और ऐसे वक्त पर दो देशों का आपस में डिस्प्यूट होना अपने आप में एक गंभीर समस्या है। इस गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि काफ़ी संख्या में चीन के लोग जो हैं वो हमारे बॉर्डर एरिया के अंदर इंटर कर चुके हैं। आप उनका स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर में। ये जो सारा डिस्प्यूट है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वायलेशन का है, जिसमें चाइना जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वायलेट कर चुकी है। और हमारे देश के जो जिसे हम लोग अपनी टेरिटरी मानते हैं, भारत अपनी टेरिटरी मानता है, उसके अंदर वो अपने कैंप्स लगा रखे हैं, उन्होंने अपनी कैंपिंग कर रखी है और काफ़ी बड़ी संख्या में अपनी सेना को गालवान वैली और पैंगोंग जो सो वहाँ पे लेक है वहाँ पर उन्होंने इंटर करा दिया है। तो इससे काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट उत्पन्न हो रहा है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि हो सकता है कि भारत और चाइना के बीच में ये वॉर यानी कि युद्ध को भी बढ़ावा दे सकता है, युद्ध को की शुरुआत भी कर सकता है। तो हम लोग इस वीडियो में इंडिया और चाइना की पावर को कंपेयर करने जा रहे हैं कि अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो किसका पलड़ा भारी होता है इस युद्ध की स्थिति में। तो इंडिया के पास किस तरीके की पावर है और चाइना के पास किस तरीके के पावर है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के साथ मैंने सारे एंगल पर, सारे डायमेंशन पर दोनों देशों को कंपेयर किया है। बाद में इस विवाद का सलूशन क्या हो सकता है उसको भी मैंने बताने की कोशिश करी है। और साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे डिफेंस के टेक्निकल टर्म्स को भी सीखने का मौका मिलेगा जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आते हैं। तो मैं बहुत ही टेक्निकल पहलू के साथ आप लोगों को दोनों देशों की पावर को कंपेयर कर रहा हूं। इस कंपैरिजन को चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस वीडियो में हमने 2020 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग और डेटा को कंपेयर किया है, यानी कि बिल्कुल ये लेटेस्ट डेटा है जिसमें हम दोनों इंडिया और चाइना की पावर को कंपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं इंडिया और चाइना की ज्योग्राफी से। तो इंडिया और चाइना की ज्योग्राफी में सबसे पहला देखते हैं कि लैंड एरिया, यानी कि कितना बड़ा एरिया इंडिया का है। तो इंडिया का काफ़ी बड़ा लैंड एरिया है, यानी कि बहुत बड़ी भूमि को ये घेरता है इंडिया। लगभग 32,87,263 किलोमीटर के लैंड एरिया भारत के पास है। लेकिन अगर कंपैरिजन अगर चाइना से हम करते हैं तो चाइना का जो लैंड एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, यानी लगभग इनका जो लैंड एरिया है वो लगभग 95,96,961 किलोमीटर का है, जो इंडिया से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। अगर बॉर्डर कवरेज की बात करते हैं कि इंडिया का बॉर्डर कितना बड़ा है, तो इंडिया का बॉर्डर 13,888 किलोमीटर का है, जबकि बॉर्डर जो चाइना का है वो लगभग 22,457 किलोमीटर का है। तो डेफिनेटली बॉर्डर एरिया में भी जब लैंड एरिया चाइना का ज़्यादा है तो बॉर्डर एरिया भी चाइना का ही ज़्यादा होगा। तो ये कंपैरिजन आपने देखा। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं इस लैंड एरिया में जो मैन पावर है यानी ह्यूमन पावर, यानी जो हमारे पास जो कह सकते हैं मानव शक्ति है, वो दोनों देशों में किसके पास ज़्यादा है। तो अगर हम देखें टोटल पॉपुलेशन की, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1,29,00,00,000 के करीब है, जबकि टोटल पॉपुलेशन जो चाइना की है वो बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है, 1,38,00,00,000 की है। लगभग 10 करोड़ 11 करोड़ जो है वो चाइना ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन में है। फिर अगर हम बात करें कि इस वक्त मैन पावर अवेलेबल, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ने पर जो मैन पावर है, जो ह्यूमन पावर है, जो इस वक्त काम कर रही है, जो उत्पादन कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, वो इंडिया के पास कितनी है। तो इंडिया के पास लगभग जो ह्यूमन पावर है वो 62 करोड़ है, 62 करोड़ के लगभग है, जबकि चाइना के पास ये जो ह्यूमन पावर है वो 75 करोड़ के करीब है, जो कि इस वक्त प्रोडक्शन करती है, जो उत्पादन करती है, जो काम करती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि रीचिंग मिलिट्री एज एनुअली, यानी सालाना कितने लोग हैं जो कि मिलिट्री एज को पहुंच जाते हैं, यानी वो ज़रूरत पड़ने पर वो आर्मी में शामिल हो सकते हैं। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 2,31,00,000 लोग सालाना मिलिट्री एज को पहुंच जाते हैं, यानी कि वो मिलिट्री में शामिल हो सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर सालाना 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडिया में मिलिट्री में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो चाइना इसमें कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम है। वो इसमें लगभग 1,96,14,518 लोग ही सालाना ऐसी एज तक पहुंच पा रहे हैं चाइना में, जो कि मिलिट्री में शामिल किए जा सकते हैं। अगर मिलिट्री में देखी जाए तो हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उसमें एक्टिव पर्सनल जो कि इस वक्त रियल आर्मी में है,
आर्मी में काम कर रहे हैं, आर्मी के मतलब आर्मी में पूरी तरीके से पोस्टेड हैं। तो एक्टिव पर्सनल अगर इंडिया की बात की जाए, आर्मी के लोगों की बात की जाए, तो लगभग एक्टिव पर्सनल 14,44,000 के करीब हैं जो कि एक्टिव पर्सनल इंडिया के हैं। जबकि अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में 21,83,000 एक्टिव पर्सनल हैं जो इस वक्त आर्मी में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो डेफिनेटली इसमें चाइना जो है वो काफ़ी आगे है। फिर उसके बाद रिजर्व पर्सनल की बात की जाए कि अगर ज़रूरत पड़ने पर आर्मी में सेवाएं दे सकते हैं, यानी वो डायरेक्ट अभी आर्मी में नहीं है लेकिन वो वक्त पड़ने पर आर्मी की सेवाएं दे सकते हैं, तो भारत के पास अगर इस बात में देखा जाए तो भारत काफ़ी है आगे है। यानी भारत में 21 लाख लोग ऐसे हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर रिजर्व में हैं और रिजर्व पर्सनल्स हैं, और वो जो हैं वो आर्मी का रोल निभा सकते हैं। जबकि रिजर्व पर्सनल में चाइना पीछे है, लगभग 5,10,000 ही उसके पास रिजर्व पर्सनल है जो कि आर्मी सेवाएं डायरेक्ट इनडायरेक्टली देते हैं, डायरेक्टली वो दे सकते हैं। तो इसमें इंडिया आगे है। अब हम बात करते हैं मिलिट्री पावर की, लैंड पावर की, यानी ज़मीनी क्षेत्र में देखा जाए तो अगर ज़मीन से ज़मीन में लड़ाई होती है तो किसका पलड़ा भारी रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो इस वक्त कॉम्बैट टैंक्स, यानी कि जो लड़ाई करने वाले जो ये टैंक्स होते हैं उनको कंपेयर करते हैं तो इस वक्त इंडिया के पास जो टैंक्स हैं वो 4,292 टैंक्स हैं जो कि ज़मीनी लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जबकि चाइना के पास जो टैंक्स हैं वो कम हैं, 3500 के करीब टैंक हैं जो कि चाइना के पास हैं जो ज़मीनी लड़ाई लड़ सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्मर्ड व्हीकल्स की, यानी कि जो युद्ध में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की, यानी युद्धक वाहनों की बात की जाए तो 8,686 युद्धक वाहन जो हैं वो इंडिया के पास हैं, लेकिन चाइना इसमें काफ़ी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 33,000 जो हैं वो ऐसे वाहन जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं वो चाइना के पास हैं, तो चाइना इसमें काफ़ी आगे है। फिर अगर हम बात करते हैं सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी की, सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी का मतलब ये होता है कि ऐसी तोपें जो कि अपने इंजन से चलती हैं, जहां इनको जाना होता है इनको ढोकर ले नहीं जाना होता है, बल्कि ये अपने आप अपने इंजन से एक गाड़ी की तरह से जहां पर भी इनको पोस्ट करना होता है वहां पर ये पहुंच जाती हैं। तो ये सेल्फ प्रोपेल्ड होती हैं, इनमें खुद के इंजन लगे होते हैं और वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाती हैं। तो अगर ऐसी बात को कंपेयर करें तो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की अगर बात की जाए तो भारत के पास 235 हैं, जबकि इसमें चाइना बहुत आगे है। फील्ड आर्टिलरी की बात करें, यानी ऐसी छोटी तोपें जो कि जिनको टो करके यानी कि उनको ढोकर ले जाया जाता है मैदानों पर, वहां पर ये तोपें काम करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में भारत की फील्ड आर्टिलरी की बात की जाए तो भारत के पास 4,060 हैं जो कि ज़्यादा हैं चाइना से। चाइना के पास सिर्फ 3,600 तोपें हैं जो कि इसमें यूज होती हैं। लॉन्चर्स की बात की जाए तो रॉकेट लॉन्चर जिससे छोटे रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, तो इंडिया के पास 266 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। चाइना इसमें बहुत आगे है, लगभग 10 गुना ज़्यादा उसकी संख्या है। 2650 रॉकेट प्रोजेक्टर्स, रॉकेट लॉन्चर जो हैं वो चाइना के पास मौजूद हैं। तो इसमें चाइना काफ़ी आगे है। फिर उसके बाद अगर हम लोग अब एयरफोर्स की बात करें, एयर पावर की बात करें, अगर हवाई लड़ाई होती है, अगर हवाई हमले होते हैं तो किसका पावर ज़्यादा है, तो उसको अगर हम कंपेयर करें, बहुत इंटरेस्टिंग है इन सब चीज़ों को जानना, इसको आप लोग पूरा देखते रहिए। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो टोटल एयरक्राफ्ट अगर बात की जाए तो टोटल एयरक्राफ्ट जो इंडिया के पास है 2,123 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि टोटल एयरक्राफ्ट जो चाइना के पास हैं वो 3,210 एयरक्राफ्ट हैं। यानी चाइना थोड़ा सा इसमें आगे है, मतलब कह सकते हैं लगभग 1,000 एयरक्राफ्ट में आगे है, जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं। फिर इसके बाद कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मतलब होता है कि लड़ाई करने वाले, यानी कि युद्धक विमान। ठीक है, बहुत देखिए विमानों की बहुत सारी कैटेगरी होती है, उसमें से युद्धक विमान जो युद्ध में डायरेक्ट यूज हो सकते हैं, तो ऐसे युद्धक विमान जो भारत के पास हैं वो 538 हैं, जबकि चाइना इसमें बहुत आगे है। यानी कि एयरफोर्स में देखा जाए तो चाइना बहुत आगे है, 1232 युद्धक विमान जो हैं वो चाइना के पास मौजूद हैं। फिर उसके बाद अगर हम कंपेयर करें डेडिकेटेड अटैक, यानी कि युद्धक विमानों में भी कुछ ऐसे विमान होते हैं जो टारगेट पर हमला करते हैं, यानी कि वो एक सेट टारगेट उनको दिया जाता है और ऊपर से हवा से ज़मीन पर या हवा से हवा में मार करके वो टारगेट एरिया में अटैक करके और दुश्मन के बंकरों को या दुश्मन के जहाज़ों को नष्ट करते हैं। तो भारत के पास जो डेडिकेटेड अटैक के
फाइटर प्लेन्स हैं वो 172 के करीब हैं, जबकि चाइना इसमें काफ़ी आगे है। 371 डेडिकेटेड अटैक फाइटर प्लेन्स इनके पास मौजूद हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें, यानी कि वो हवाई जहाज, वो विमान जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो मिलिट्री को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, या फिर कार्गो को यानी सामान को युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो भारत के पास 250 हैं, इसमें चाइना थोड़ा सा कम है, चाइना के पास 224 हैं। ट्रेनर्स की बात की जाए, यानी ऐसे विमान जो कि ट्रेनिंग के लिए यूज होते हैं, तो ऐसे ट्रेनर्स जो विमान है वो भारत के पास 359 हैं, और चाइना इसमें फिर कम होता है। चाइना के पास जो युद्धक विमान है वो लगभग 314 के करीब है। स्पेशल मिशन के लिए जो एयरक्राफ्ट यूज किए जाते हैं वो 77 हैं इंडिया के पास, जबकि स्पेशल मिशन में यूज होने वाले चाइना के जो एयरक्राफ्ट हैं वो लगभग 111 हैं। चाइना इसमें आगे है। फिर हम लोग हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं। हेलीकॉप्टर्स में भी बहुत सारे टाइप के हेलीकॉप्टर्स होते हैं। कुछ मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो डायरेक्ट यूज होते हैं लड़ाई में, जिन्हें हम लोग अटैक हेलीकॉप्टर्स बोलते हैं। तो इंडिया के पास जो हेलीकॉप्टर्स, टोटल हेलीकॉप्टर्स हैं वो 722 हैं। चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा 911 हेलीकॉप्टर्स कुल मिलाकर हैं। और अगर अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इंडिया के पास 23 हेलीकॉप्टर, मात्र 23 अटैकिंग हेलीकॉप्टर हैं जो कि लड़ाई में डायरेक्ट यूज होते हैं, जो कि ऊपर से हमला बोल सकते हैं। तो ऐसे अटैकिंग हेलीकॉप्टर जो इंडिया के पास हैं वो सिर्फ 23 हैं, जबकि चाइना इसमें बहुत आगे है। 281 हेलीकॉप्टर्स इसके पास अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनकी संख्या अगर कंपैरिजन में इंडिया के कहा जाए तो बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग बात करते हैं नेवल पावर की, यानी कि पानी की सेना, यानी कि जल सेना की बात करते हैं। तो जल सेना को अगर कंपेयर किया जाए तो फ्लीट स्ट्रेंथ की बात की जाए, फ्लीट स्ट्रेंथ का मतलब यानी कि युद्धपोत, यानी कि वो पानी के जहाज जो कि युद्ध में यूज किए जाते हैं। तो फ्लीट स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो भारत के पास कुल मिला के युद्धपोत जो मौजूद हैं वो 285 हैं, और जबकि चाइना के पास बहुत बड़ी संख्या है, लगभग 777 फ्लीट है जो कि इस युद्ध में इस्तेमाल कर सकता है चाइना युद्ध की स्थिति में। अब हम लोग बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो एयरक्राफ्ट कैरियर वो युद्धपोत होते हैं जिन पर फाइटर प्लेन्स उतर सकते हैं, फाइटर प्लेन्स उड़ान भर सकते हैं, और ये एक पूरी चलती फिरती एक सेना की तरह से होता है। तो काफ़ी बड़ा युद्धपोत होता है, और जिस देश के पास जितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जाता है नेवल पावर में। तो इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो लगभग 1 है, और कुछ जो थे वो रिटायर हो चुके हैं। अभी एक्टिव जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास 1 है, जबकि चाइना के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। फिर अगर हम बात करें सबमरीन की, यानी पनडुब्बियों की, तो जो पानी के अंदर रहकर हमला कर सकती हैं, तो सबमरीन पनडुब्बियों की बात करें तो भारत के पास 16 पनडुब्बियां हैं, जबकि सबमरीन जो चाइना के पास हैं वो 74 हैं। बहुत बड़ी संख्या है चाइना के पास पनडुब्बियों की। डिस्ट्रॉयर्स की बात करें, यानी ऐसे युद्धपोत जो लड़ाई लड़ते हैं, जो अपने ऊपर, उनके ऊपर जहाज तो नहीं उतर सकते हैं लेकिन रियल लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, जो एक्टिव लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे युद्धपोत को हम डिस्ट्रॉयर कहते हैं। ये सेकेंड ग्रेड के युद्धपोत होते हैं। तो डिस्ट्रॉयर्स की अगर बात करें तो भारत के पास 10 एक्टिव डिस्ट्रॉयर इस वक्त मौजूद हैं, जबकि चाइना के पास 36, बड़ी संख्या है, 36 डिस्ट्रॉयर इस वक्त मौजूद हैं। डिस्ट्रॉयर के बाद जो छोटे युद्धपोत होते हैं उन्हें फ्रीजेट्स कहा जाता है। फ्रीजेट्स भी लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई में यूज होते हैं। और ये जो फ्रीजेट की संख्या अगर देखी जाए तो भारत के पास 13 फ्रीजेट्स हैं, जबकि इसमें चाइना काफ़ी आगे है। चाइना के पास लगभग 52 फ्रीजेट्स मौजूद हैं। चाइना 52 फ्रीजेट्स के साथ काफ़ी आगे है इस पावर में। फिर उसके बाद फ्रीजेट्स के बाद, यानी कि पहले डिस्ट्रॉयर, फिर फ्रीजेट्स, और फिर तीसरी कैटेगरी का जो युद्धपोत होता है उसे कॉर्वेट्स बोलते हैं। तो भारत के पास जो कॉर्वेट्स हैं वो 19 कॉर्वेट्स हैं। पानी में इनका यूज़ किया जाता है लड़ाई के लिए, और चाइना के पास बहुत अधिक, लगभग 50 कॉर्वेट्स मौजूद हैं। तो अगर नेवल पावर में देखा जाए तो चाइना बहुत आगे है। कोस्टल पेट्रोल, यानी कि ऐसी पानी के छोटे छोटे शिप्स होती हैं जो कि कोस्टल एरियाज को पेट्रोलिंग करती हैं, देखती हैं कि कोई हमला कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है, दुश्मन के जहाज हमारे अंदर इंटर तो नहीं कर गए हैं। तो पेट्रोलिंग करने के लिए जिनका यूज़ होता है, तो ऐसे कोस्टल पेट्रोलिंग के लिए जो
हमारे पास जो छोटी शिप्स हैं वो 139 हैं, जबकि कोस्टल पेट्रोल के लिए जो चाइना के पास है वो लगभग 220 हैं। नेवल पावर से अलग माइन वारफेयर यानी कि माइन के लिए लैंड माइंस बिछाने के लिए जो वॉरफेयर्स इंडिया के पास मौजूद हैं वो 3 हैं, जबकि चाइना के पास 29 माइन वारफेयर्स हैं। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में भारत और चाइना को अगर हम कंपेयर करें तो लॉजिस्टिक सपोर्ट में भारत के पास एयरपोर्ट्स 346 हैं, 346 इस वक्त एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जबकि चाइना के पास बहुत ज़्यादा लगभग 507 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। तो रोडवेज कवरेज की बात की जाए तो रोडवेज कवरेज की बात करें तो हमारे पास जो 33,20,410 किलोमीटर का रोडवेज कवरेज है, जबकि चाइना के पास 38,60,800 किलोमीटर का रोडवेज कवरेज है। यानी रोड एरिया जो हमारे देश में बिछा हुआ है वो लगभग 33 लाख है, जबकि चाइना के पास लगभग 38 लाख है। रेलवे कवरेज की बात की जाए तो हमारे पास 63,974 किलोमीटर का रेलवे कवरेज है, जबकि चाइना के पास लगभग 46,000 किलोमीटर का रेलवे कवरेज है, जो काफी बड़ा कवरेज है। रेलवे कवरेज देश बड़ा है तो डेफिनेटली रेलवे कवरेज भी और रोडवेज कवरेज भी बड़ा होगा। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं ऑयल प्रोडक्शन को, क्योंकि ऑयल वो ईंधन है जिसकी मदद से फाइटर प्लेन भी उड़ेंगे, जिसकी मदद से जो है वो आर्मी मूव कर सकती है, उसकी मदद से पानी के जहाज भी, युद्धक जो पोत हैं वो भी काम करेंगे। तो ऑयल के बिना कुछ भी पॉसिबल, कोई युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। तो ऑयल प्रोडक्शन को कंपेयर करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो ऑयल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लगभग भारत के पास 7,33,900 बैरल ऑयल प्रोडक्शन इंडिया करता है, जबकि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना लगभग 38,38,000 बैरल जो है ऑयल का प्रोडक्शन वो सेल्फ प्रोडक्शन करता है। यानी काफ़ी ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन चाइना कर लेता है। ऑयल कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल कंजम्पशन करता है, लगभग 50 लाख बैरल जो ऑयल कंजम्पशन करता है इंडिया, यानी इसको यूज़ करता है, जबकि चाइना भी इसमें काफ़ी आगे है, लगभग 1,35,00,000 बैरल ऑयल का कंजम्पशन जो है वो चाइना करता है। प्रूवन रिजर्व की बात की जाए तो चाइना के पास बहुत बड़ा रिजर्व है, जबकि इंडिया के पास जो इंडिया में रिजर्व है वो काफ़ी कम है। थोड़ा सा फाइनेंशियल लेवल पर देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल लेवल पर देखा जाए तो डिफेंस बजट की बात की जाए तो डिफेंस बजट जो भारत का है वो लगभग 61 अरब डॉलर का है। 61 अरब डॉलर का जो डिफेंस बजट भारत का है सालाना, जबकि डिफेंस बजट जो चाइना का अगर बात की जाए तो चाइना का जो डिफेंस बजट है वो लगभग 2,37 अरब का है। बहुत बड़ा डिफेंस बजट है चाइना का। चाइना को कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। जिस तरीके से बजट की बात की जाए या चीज़ों की बात की जाए आप लोग देख ही रहे हैं। फिर एक्सटर्नल डेब्ट है वो इंडिया के पास भी काफ़ी ज़्यादा है और चाइना के पास डेफिनेटली, चाइना एक बड़ा देश है तो उसके पास एक्सटर्नल डेब्ट ज़्यादा है, यानी कि ये जो उधारी है वो उधारी चाइना के पास भी बहुत ज़्यादा है और कंपैरेटिवली अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया के पास भी उधारी काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर पावर इंडेक्स की बात की जाए तो पूरी दुनिया के 4 जो सबसे बड़े देश हैं उनमें पावरफुल जो सबसे बड़ा देश है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जिसका पावर इंडेक्स 0.0606 है। 0 सबसे अच्छा माना जाता है, अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पावर आपकी कम हो रही है। सेकंड नंबर पर रशिया आता है 0.0681 के साथ। थर्ड नंबर पर चाइना आता है 0.0691 के साथ और पावर इंडेक्स में इंडिया चौथे नंबर पर आता है, जिसका पावर इंडेक्स कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, यानी 0.0953 है। तो इंडिया चौथा सबसे पावरफुल कंट्री है पूरे विश्व का, जबकि चाइना जो है वो तीसरे नंबर का सबसे पावरफुल कंट्री है। लेकिन पावर इंडेक्स में अगर देखा जाए तो चाइना काफ़ी आगे निकल जाता है इंडिया से। कंपैरिजन से पता तो चल ही गया कि अगर हम लोग बात करें इंडिया और चाइना की पावर की बात करें, जाकर हम आर्मी पावर की बात करें, हम नेवी पावर की बात करें, हम एयर पावर की बात करें, तो इंडिया जो है वो चाइना से काफ़ी पीछे है। ये
एक सत्य है, कटु सत्य है, कड़वा सच है जिसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस वक्त अगर पूछा जाए कि क्या सलूशन हो सकता है, अगर हम कमज़ोर हैं, अगर हम चाइना से नहीं लड़ सकते, और तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या सलूशन हो सकता है इंडिया और चाइना के बीच में इस बॉर्डर डिस्प्यूट का, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि इस वक्त लड़ाई का वक्त बिल्कुल नहीं है। मेरा ये पर्सनल मानना है कि बिल्कुल भी ये लड़ाई का वक्त नहीं है। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसे डिप्लोमेटिक सलूशन यानी कूटनीति से ही सॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, भारत भी काफ़ी गंभीर रूप से प्रभावित है कोरोना से। तो हमें पहले उस क्षेत्र में लड़ाई लड़ना है। इस वक्त बिल्कुल भी बहुत मुश्किल वक्त है भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो इस वक्त किसी भी तरीके की लड़ाई पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है, भारत को प्रभावित कर सकती है बुरी तरीके से। तो मैं यही कहूँगा कि डिप्लोमेटिक सलूशन इसका निकालना चाहिए, कूटनीति से इसका सलूशन निकालना चाहिए और इस वक्त लड़ाई से बचने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा जो मैं सुझाऊंगा कि आगे क्या प्लानिंग की जाए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो चाइना से इंपोर्ट को मिनिमाइज करना चाहिए, जितना कम से कम हो सके। चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, हमें इंपोर्ट को कम करना चाहिए। तीसरा जो है, हमें इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा, हमें अपनी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा और भारत में जो छोटे मझले स्तर के जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, जो उत्पादन क्षेत्र हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। और भारत को भी जैसे चाइना, मतलब आप सुई से लेकर जहाज तक चाइना बनाने की क्षमता रखता है और पूरी दुनिया में बेचने की क्षमता रखता है, ऐसी ही पावर भारत को भी डेवलप करनी पड़ेगी। यानी भारत को भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा सेंटर बनना पड़ेगा। हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे पास जगह की कमी नहीं है, हमारे पास पॉलिसी की कमी नहीं है, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ा सा कमी है। मैं जहाँ तक मानता हूँ, अगर इम्प्लीमेंटेशन सही से किया जाए, पॉलिसी सही से बनाई जाए, तो डेफिनेटली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। और जिससे क्या होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग हब हम बन गए तो डेफिनेटली हम इंपोर्ट को अपने आप कम कर देंगे। यानी जो हर चीज़ हम चाइना से खरीद रहे हैं वो खुद हम अपने आप बना सकते हैं। यानी आत्मनिर्भर भारत, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, डेफिनेटली हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा अगर हमें चाइना को काउंटर करना है। रिसर्च और डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास में बहुत इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा। हम अनुसंधान और विकास में बहुत कमज़ोर हैं, बहुत वीक हैं। तो हमें अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे बहुत सारी नई चीज़ें हम बना सकें जो अपने देश में भी यूज़ हो सकें और दूसरों को भी हम बेच सकें। जो चाइना दूसरों को बेचता है, हम ऐसी मार्केट क्रिएट कर सकें जिसमें कि हम जो हैं वो दूसरे देशों को जो चाइना पर डिपेंड हैं वो हमसे चीज़ें खरीदें, बेहतर चीज़ें खरीदें। इसके लिए हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और पांचवी जो मेरी तरफ से मेरे सुझाव हैं वो ये हैं कि डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद नेबर्स। अभी आपने देखा कि नेपाल से हमारे रिलेशन ख़राब हो गए, पाकिस्तान से ऑलरेडी ख़राब रहते हैं, बांग्लादेश से भी हाल फिलहाल में बहुत अच्छे रिलेशन थे लेकिन थोड़ा बीच में गड़बड़ हो चुका था, श्रीलंका से। तो हमें जो अपने नेबर्स हैं उनसे रिलेशन बहुत अच्छे रखने होंगे, क्योंकि अगर चाइना अटैक करता है तो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे नेबर्स अगर हमसे खुश नहीं हैं तो हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो मेरे हिसाब से अपने नेबर्स से, चाहे वो कोई भी नेबर हो, चाहे पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका, हमें हर तरीके से अपने नेबर्स को खुश रखना होगा, उनसे अच्छे रिलेशन रखने होंगे, उनसे बहुत ही डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने होंगे। तो हमें अपने नेबर से रिलेशनशिप को बेहतर करना होगा। तो ये कुछ मेरी तरफ से सुझाए गए सुझाव हैं। आप भी ऐसे कुछ सुझाव हो सकते हैं, आप बहुत उससे बेहतर सुझाव मुझे दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐसे सुझाव दीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपके भी व्यूज़ मुझे मिले। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।